हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवाइंड हिस्ट्री। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्राग मौर्य युग में हुए विदेशी आक्रमणों के विषय में अध्ययन किया था और इस क्रम में हमने सिकंदर के द्वारा किए गए आक्रमण को विस्तार से पढ़ा था। उसके आक्रमण के क्या प्रभाव हुए इसके विषय में भी हमने अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम लोग मौर्य साम्राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के विषय में अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उन्हें देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं जिनसे मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है, उसमें अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। साहित्यिक स्रोतों के विषय में यदि चर्चा करें तो ब्राह्मण साहित्य में हमारे पास पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। बौद्ध साहित्य, यदि बौद्ध साहित्य के विषय में हम चर्चा करें तो मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए हमें दीपवंश, महावंश पर लिखी गई टीका, महाबोधिवंश और दिव्यावदान ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो हमें सहायता करते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में अध्ययन करने के लिए। विदेशी वृत्तांतों के विषय में यदि चर्चा की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में उपस्थित थे और उन्होंने उस तत्कालीन समय का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। हालांकि इनकी जो मूल कृति थी वो अभी अनुपलब्ध है, लेकिन जो अन्य लेखकों ने इनकी पुस्तक से उद्धरण अपनी पुस्तक में दिए थे वो हमारे पास सुरक्षित हैं। और इस क्रम में यदि देखें तो स्ट्रैबो, जस्टिन, डियोडोरस और प्लिनी, एरियन और प्लूटार्क ये नाम महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में मेगस्थनीज की इंडिका से उद्धरण लिए हैं और प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरह से हमारे पास इंडिका के विषय में या इंडिका में किस प्रकार से बातें कही गई थी ये अन्य लेखकों की कृतियों में भी सुरक्षित है। अब यदि हम इतिहास को पढ़ना है तो हमें एक क्रम से चीज़ों को समझना होगा और हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था कि मगध का जब उत्कर्ष हुआ तो उस पर मगध पे जो शासन किए जो वंश उनमें एक नंदवंश भी था और हम देखते हैं कि नंदवंश के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना की गई और मौर्य वंश के उत्कर्ष के समय मगध की क्या स्थिति थी या मौर्य वंश जब अस्तित्व में आया उस समय मगध की क्या स्थिति थी, आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो धननंद था, आखिरी महत्वपूर्ण शासक, और ये एक क्रूर राजा था और अत्यधिक कर लेता था जनता से, जिसकी वजह से जनता इससे परेशान थी। ये विद्वानों का भी आदर नहीं करता था और उनका अपमान करता था। इस क्रम में हमें एक उदाहरण प्राप्त होता है कि उसने चाणक्य का अपमान किया था और इसी अपमान से दुखित होकर चाणक्य ने इस बात का फैसला किया कि वो नंद वंश को उखाड़ फेंकेगा और उसने इस अपमान का बदला लेने की ठानी। तो चलिए देखते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य की क्या भूमिका थी, क्योंकि ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और चाणक्य की भूमिका को समझे बिना हम मौर्य वंश के उत्कर्ष या मौर्य वंश के उद्भव के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य जिनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, इनके अन्य नाम कौटिल्य, अंशु, अंशुल, अंगुल, वात्सायन, कात्यायन इत्यादि थे। पुराणों में इन्हें द्विजर्षभ कहा गया है और भारत का मैकियावेली भी इन्हें जाना जाता है, उस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। रचना इनकी महत्वपूर्ण जो थी वो अर्थशास्त्र थी और इसका विषय है जो है वो राजनीति व प्रशासन है। राजनीति व प्रशासन के विषय में इनका ग्रंथ जो है वो बातचीत करता है, चर्चा करता है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में जो हमें मूल चीज़ें मिलती हैं या महत्वपूर्ण उल्लेख है उसके विषय में यदि चर्चा करें तो गूढ़ पुरुष का उल्लेख आता है, जो कि गुप्तचर के संदर्भ में ये शब्द यूज़ किया गया है और इसके लिए महामात्य सर्प का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जहाज रानी का, शूद्रों का, दास प्रथा का, भू राजस्व का, इन सब चीज़ों का भी हम देखते हैं कि उल्लेख चाणक्य या कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में किया है।
अब चाणक्य की क्या भूमिका थी जिसने मौर्य वंश की नींव रखी? तो आइए देखते हैं। चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए, सारी इस कहानी की शुरुआत ही होती है चाणक्य के अपमान से, और चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए धनानंद को सबक सिखाने के लिए इस बात का फैसला करता है कि वो नंद वंश को उखाड़ फेंकेगा और उसकी जगह पे अखंड भारत की स्थापना करेगा। और जब वो ये फैसला करके वहाँ से जाता ही रहता है कि उसे रास्ते में एक बालक दिखाई देता है जो राजकीलम नाम का खेल खेलता रहता है। उसको देख के चाणक्य जो है वो अत्यंत प्रभावित होता है और उसको वहाँ से वो लेकर जाता है और तक्षशिला में उसका अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है वो पूर्ण कराता है, उसे दीक्षा देता है और तैयार करता है कि वो एक योग्य योद्धा और योग्य शासक के रूप में तैयार हो सके और एक अखंड भारत की नींव रख सके। अब चाणक्य की क्या नीति थी? तो यदि उसकी रणनीति के विषय में हम बात करें तो उसका जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति थी वो ये थी कि उसने अपने गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया, मजबूत गुप्तचर प्रणाली। और आंतरिक असंतोष, जैसा कि हमने चर्चा किया कि क्योंकि घनानंद ने जनता पर अत्यधिक मात्रा में कर लगाए थे, तो आंतरिक असंतोष होना स्वाभाविक था, जिसका फायदा चाणक्य ने उठाया। और चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना के साथ ही एक अखंड भारत की नींव रखी थी। अब मौर्य वंश के विषय में यदि बात करें तो मौर्य वंश की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसने मौर्य वंश की अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्हें प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक या भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अब जो चंद्रगुप्त के महत्वपूर्ण विजय अभियान थे, आइए उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो प्रथम आक्रमण था वो मगध पर ही था, यानी कि धनानंद पर, नंद वंश पर था। जो असफल हुआ इसकी जानकारी हमें निम्न स्रोतों से मिलती है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में जो महाबोधि वंश है उससे हमें कहानी के फॉर्म में ये बात पता चलती है, और जैन ग्रंथ में भी परिशिष्ट पर्वन में हमें पता चलता है। इसमें एक कहानी या एक आख्यान आता है कि यदि बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के विषय में चर्चा करें तो एक आख्यान आता है कि जो गर्म रोटी होती है, एक माँ अपने पुत्र को सिखाती है कि जो गर्म रोटी होती है उसको कभी बीच से नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हाथ जल सकता है। और जैन ग्रंथ के संदर्भ में देखें तो ये आख्यान खीर के संदर्भ में आता है कि गर्म खीर को बीच से खाने से अक्सर मुँह जल जाता है। तो यही गलती जो है वो चंद्रगुप्त ने की थी। डायरेक्ट जो केंद्र होता है, सत्ता का केंद्र होता है, उस पर यदि आक्रमण हो तो विजयी होने के या नए साम्राज्य की स्थापना करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण और सोची समझी योजना जब तक नहीं रहेगी तब तक सफल होना मुश्किल है। वो भी नंदवंश जिसके पास एक शक्तिशाली सेना थी और सैनिकों के पास अनुभव था, तो उसे हराना भी बहुत मुश्किल कार्य था। हालांकि चंद्रगुप्त ने अपनी गलतियों से शिक्षा लेकर के द्वितीय बार पुनः आक्रमण किया, किंतु इस बार उसने साइड से आक्रमण किया और पंजाब तथा सिंध जीतकर उसके बाद फिर मगध की ओर वो आगे बढ़ा और नंदों के सेनापति भद्रसाल को हराकर मगध साम्राज्य पर शासन स्थापित किया। इस बार वो सफल रहा क्योंकि एक सफल रणनीति उसके साथ थी। नंदवंश के विरुद्ध रक्तपात से भरे युद्ध का वर्णन मिलिंद पन्हों में हमें प्राप्त होता है। यदि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के विषय में चर्चा करें तो पश्चिम में यदि हम देखें तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र प्रदेश तक अपनी सीमा का विस्तार किया था। और यदि संपूर्ण भारत में देखें तो हम कश्मीर में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर में, नेपाल में, बांग्लादेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, सौराष्ट्र में और हिंदू कुश तक के इलाकों को जीता था। और यदि संपूर्ण रूप से देखा जाए तो 55 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर इसका अधिकार था। वह क्षेत्र जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था, उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे? उसमें पूर्वोत्तर भारत,
केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र थे। ये कौन कौन से क्षेत्र या साम्राज्य में चंद्रगुप्त साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे, इनका अध्ययन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त साम्राज्य मुद्रा राक्षस में ऐसा वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो चतुसमुद्र पर्यंत था, यानी कि चारों समुद्रों के पर्यंत था। ठीक है। सेल्यूकस से उसके युद्ध के विषय में यदि बात करें, जो कि उसके साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था, तो इसके विषय में यदि चर्चा करें तो ये युद्ध जो है वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का नियुक्त अधिकारी था, उसके बीच हुआ था। संधि युद्ध के परिणाम स्वरूप संधि होती है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य में, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया और 4 प्रांत उसे दहेज में दिए। अब वो 4 प्रांत कौन कौन से थे, तो एरिया जिसको हेरात के नाम से भी, अराकोसिया जिसको कंधार के नाम से जानते हैं, जेड्रोशिया जिसको बलूचिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, पेरोपनीसडाई काबुल दहेज में दिए गए थे, तथा मेगस्तनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। दक्षिण में उसका साम्राज्य मैसूर तक फैला हुआ था, तथा अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगुला में 289 ईसा पूर्व में संलेखना या सांथार विधि जिसे कहते हैं उसके द्वारा देह त्याग दिया था, और भद्रबाहु ने इनका नाम प्रभाचंद्र रखा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चतुर्मुख फैला हुआ था, और मुद्रा राक्षस में ऐसा कहा भी गया है कि चतुर्समुद्र पर्यंत था इसका जो साम्राज्य था। तो हम इस प्रकार से चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार के विषय में हमने अध्ययन किया। अब हम बिंदुसार के विषय में अध्ययन करेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था। यदि बिंदुसार के विषय में चर्चा करते हैं तो बिंदुसार के अनेकों नाम हमें प्राप्त होते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में, जिसमें अमित्रचेटस, अमित्रकेटस, अमित्रोकेडीज या अमित्रकेटे नाम हमें मिलते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था, और बिंदुसार की एक टाइटल सिंह सेन भी थी। इससे पता चलता है कि वो बहुत शक्तिशाली रहा होगा। स्ट्रैबो ने उसे एलिट्रोकेड्स कहा था, वायु पुराण में उसे भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विरोध हुआ था, जिसकी जानकारी हमें दिव्यावदान से मिलती है, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था और सुशीम को। ये जो विद्रोह हुए थे वो 2 बार हुए। प्रथम बार जब विद्रोह हुआ तो वहाँ का तक्षशिला का जो गवर्नर था वो सुशीम था, और जनता ने सुशीम के कुप्रशासन के खिलाफ ही विद्रोह किया था, जिसका दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया था। द्वितीय विद्रोह जो हुआ था वो अयोग्य मंत्रियों के खिलाफ था, और इस बार विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार ने सुशीम को भेजा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंदुसार के समय में जो तक्षशिला का महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था उसको किस प्रकार से बिंदुसार ने उसका दमन करवाया अपने पुत्रों से, और सफल रहा वो इस विद्रोह को दबाने में। बिंदुसार के विषय में यदि देखें तो उसकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो यही तक्षशिला के विद्रोह का दमन उसने जो किया था उसे उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में समझा जा सकता है। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठता है। अशोक सुभद्रांगी और बिंदुसार का पुत्र था। सुभद्रांगी आजीवक संप्रदाय में विश्वास रखती थी, और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी। ऐसा उल्लेख हमें महावंश में मिलता है। महाबोधि वंश या तारानाथ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके राजगद्दी प्राप्त की थी।
यदि अशोक की जीवन घटनाओं के विषय में जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमें अशोक के जीवन की घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। अब अशोक ने अनेकों विवाह किए और उसकी अनेकों संतानें थीं, जिसमें यदि संतानों के विषय में चर्चा की जाए तो उसके संघमित्रा और महेंद्र, उसके साथ ही चारुमित्रा, कुणाल, तीवर और जलौक, इनका जो उल्लेख है वो हमें ऐतिहासिक ग्रंथों में, अभिलेखों में कहीं कहीं देखने को मिलता है। उसकी जो प्रमुख रानी थी उसमें हम देखते हैं कि तिष्यरक्षिता, जिसका वर्णन दिव्यावदान में किया गया है, कारुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती, महादेवी देवी, इन रानियों का वर्णन हमें ऐतिहासिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अशोक ने अनेकों विवाह किए और उसकी अनेकों संतानें थीं, लेकिन जो राजगद्दी पर बैठा वो अशोक के पश्चात हम देखते हैं कि अशोक ने अपने धम्म में भेरी घोष की जगह धम्म घोष में विश्वास रखा और अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अन्य देशों में भी भेजा। तो इसकी जो विजय थी वो, या जो उपलब्धि थी या उत्तराधिकार था, वो हम देखते हैं कि एक राजनीतिक योद्धा के रूप में न होकर एक धर्म को बढ़ावा देने वाले जो धर्म गुरु के रूप में दिखाई पड़ती है। और इसके जो घोष हमें धम्म में सुनाई देते हैं उनसे भी ही देखने को मिलता है कि एक योद्धा से अधिक एक धर्म ज्ञानी बोल रहा है ग्रंथों में या धम्म में। तो हम देखते हैं कि इसके पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को उसने श्रीलंका में भेजा था धर्म के प्रचार प्रसारार्थ। और अशोक की जो उपाधियां थी उनके विषय में आइए अब चर्चा करते हैं। तो अशोक की जो उपाधियां थी, यदि अभिलेखों की बात की जाए तो जो एक महत्वपूर्ण उपाधि उसकी बार बार देखने को मिलती है वो है देवानाम पियदसी। ये ईरानी शैली में शब्द लिखा है, देवानाम पियदसी यानी देवताओं का प्रिय अशोक, ऐसा अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है। अब अशोक के जो मास की लघु शिलालेख है उसमें हमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। देवानाम प्रियस अशोक राजा, उसकी गुर्जरा लघु शिलालेख में हमें उसका यह नाम प्राप्त होता है। अशोक मौर्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, पियदसी राजा बराबर गुहा लेख में, कांधार बृहत शिलालेख में और दीपवंश और महावंश में प्राप्त होता है। अशोकवर्धन पुराणों में प्राप्त होता है और राजा अशोक नेटूर लघु शिलालेख में प्राप्त होता है। राजा अशोक देवानाम प्रिय उद्देगोलम लघु शिलालेख में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मौर्य वंश के उद्भव, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के विषय में कुछ बातों का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम अशोक के विषय में ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।